पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, घर पर बगैर तकलीफ डायलिसिस करने वाली पहली मशीन तैयार। महंगे तरीका इलाज से निजात और आम आदमी को कितना फायदा होगा बताएंगे कुछ देर बाद। दिलकश बोल, सहरंगेज धुन, माजी की हसीन यादों का आईना। रमीज अनवर और ज़ेब मंगश के गीत ने समा बांध दिया। मारूफ गुलकारा और कंपोजर होंगे आज नया दिन के मेहमान। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। अब देखिए, जिंदगी चूंकि एक डगर पर आने वाली है तो हम आज सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। स्कूल खुलने से मुतालिक हमने आपको अहम फैसले के बारे में बताया था, SOPs के बारे में बताया था, स्कूल्स को मरहलावार खोला जाएगा, ये सब कुछ तय हो चुका। लेकिन अब बात यह है कि बच्चे क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है इस फैसले के बाद। वालिदैन को स्कूल्स खुलने का शिद्दत से इंतजार था, इंतजार है, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ज़रा उनकी कंसर्न्स हैं। कुछ रिएक्शंस देख के ऐसा लग रहा है कि ना जैसे बोतल में से जिन बाहर आ गया उसको वापस कैसे डालेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन है। कुछ बच्चे वाकई बहुत खुश हैं कि हमको जाना है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, घर से निकल के जाएंगे एक बार फिर से, इतनी मुश्किल से तो छुट्टियां मिली थी। बाज़ बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन देखिए, स्कूल जाना ज़रूरी था, इसीलिए ये सब कुछ किया है। ये बच्चों के लिए अच्छा है, ये फैमिलीज के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। और किरण, कुछ जो सख्त वाली मम्मीज है ना, वो बड़ा खुश हुई हैं। वो कहती हैं ये बच्चे पूरा दिन बाहर फिरते थे, ये पार्क भी जा रहे हैं, ये मॉल्स भी जा रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, नहीं स्कूल ना जाने वाला क्या मामला था, फिर इसलिए मम्मीज आर हैप्पी। अच्छा, इसमें एक इम्तिहान और भी था शुएब। बात ये नहीं है कि बच्चा 24/7 मेरी निगाह के सामने है और बल्कि मुझे कहीं पे फोकस नहीं करने दे रहा। बात ये कि उसका होमवर्क भी तो करना है। Exactly, पहले वो समझो हो रहा है, वो पहले वो खुद समझो, फिर उसे बिठा के कराओ। अच्छा, तो वो कहते हैं स्कूल ही चला जाए। ये सारे के सारे छोटे छोटे, ये शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस एक तरफ है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम वाकई इंटरनेट का जाल बिछाते, हम वाकई स्कूल को एक आम बच्चे के पास उसके सामने लेकर जाते। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम जल्दी इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि वो बच्चा जिसके सर पर लाइट नहीं है, जो खेत में काम करता है, तालीम उसका भी हक है। क्या पता बूढ़ी दादी भी आज के ज़माने में पढ़ना चाहती हैं। तो भाई, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे और इसका आसान सा तरीका यही है, ऑनलाइन क्लासेस। जूम को टाटा नहीं कहना, इसको भी यूज़ करना है, इसको भी इस्तेमाल करना है। इसीलिए ये तजवीज़ दी गई है कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, कोई बच्चा कॉलेज नहीं जाता, यूनिवर्सिटी नहीं जाता या नहीं जा पाता, तो वो साथ ही ऑनलाइन क्लास से मुस्तफ़िद हो सकता है। चलिए जी, तुमने बात कर ली है तालीमी इदारों से मुताल्लिक, क्योंकि ज़रा फेज़ वाइज ये खुलने हैं। बढ़ते हैं आगे, इनोवेशन की बात करते हैं। इनोवेशन इन हेल्थ, अच्छी खबर है, जिस तरह हमारी टॉप स्टोरी में भी थी कि बगैर तकलीफ डायलिसिस करने वाली पाकिस्तान की पहली मशीन तैयार कर ली गई है। निजी मेडिकल कंपनी ने ब्लड लेस डायलिसिस मशीन तैयार की और इस डायलिसिस मशीन से किडनी के मरीज घर में ब्लड लेस और बगैर किसी जिस्मानी तकलीफ के डायलिसिस कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर बराए IT सैयद अमीनुल हक साहब ने कहा है कि मशीन की तमाम मुतल्लिका इदारों से मंजूरी के बाद कमर्शियल बुनियादों पर तैयारी होगी। ज़ाहिर है एक ड्राफ्ट से मंजूरी होती है और बड़े बड़े मराहिल होते हैं, वो तय करने हैं। उसके बाद कमर्शियल प्रिपरेशन और उसके बाद फिर ज़ाहिर है उसका यूजेज। आसानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये जो तरीका इलाज है ये आसान होगा। अब जिन्होंने ये मशीन बनाई है, बायोनिक्स उनकी कंपनी का नाम है, उनके CEO हैं फ़ारूक उस्मान साहब, हमें ज्वाइन करें। उसके साथ साथ डॉक्टर वकार काज़मी साहब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हमें ज्वाइन के स्टूडियो में, आपको भी वेलकम कहेंगे। मैं फ़ारूक पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा, थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस मशीन से मुताल्लिक क्या डिफरेंस है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कि पहले ज़ाहिर है हो ये रहा था कि जो मशीन्स थी, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स, उसके अलावा अगर कोई जा रहा है डायलिसिस करवाने के लिए, एग्जैक्टली कम मशीन्स, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और स्पेशली इन कोविड वो कुछ मशीन्स मख्तस की गई थी कि अच्छा ये सिर्फ कोविड पेशेंट के लिए, कुछ हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए होती हैं। वो चीज़ें बड़ी मुश्किल की तरफ थी। अब इस मशीन के बाद सहूलत की तरफ हम बढ़ जाएंगे। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कितनी सहूलत आने वाली है। जी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी डिफरेंस आएगा इसके बाद। दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पेशेंट घर में डायलिसिस कर सकेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ब्लड निकलता है मशीन के अंदर जाता है और उससे जो ब्लड एरिथमिया होता है, वीकनेस होती है, और बुज़ुर्गों को आपको घर से डायल सेंटर हफ्ते में 3 दफ़ा लेके जाना पड़ता है। तो इसमें फ़िज़िकल एग्जॉर्शन है, इसमें मेंटल एग्जॉर्शन है,
और फाइनेंशियल काफ़ी बर्डन है। और एक मुफलूजी है, मेरे एक रिश्ते के चचा थे सदर्न पंजाब में, उनकी सबसे पहले दुकान बंद हुई, कारोबार बंद हुआ, ज़कात पे गए। सही। 3 दिन तो आपने डायलिसिस सेंटर में बैठे रहना है, तो अपने बच्चों के लिए कमाना क्या। तो और इसके साथ साथ ये मामला भी होता है समटाइम्स, अगर घर में एक ऐसा पेशेंट है जिसको आपने हॉस्पिटल लेकर जाना है, ट्वाइस अ वीक लेकर जाना है, तो एक और शख्स एंगेज हो गया है, उसके भी सारे मामला रुक गए हैं। लेकिन इस मशीन के बाद ज़ाहिर है वो घर पे काम हो पाएगा। आपने कहा कि फाइनेंशियल बर्डन, क्या इससे मुतालिक कुछ आदाद-ओ-शुमार हैं कि अभी अगर हम डायलिसिस करवाते हैं, तकाबुल हो जाए इसका, कंपैरिजन अगर कर दें, कितना फर्क पड़ेगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में? देखिए, जो फर्स्ट लॉन्च है उसमें हम 30 to 40% मोर अफोर्डेबल होंगे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से। 30 to 40%। और एक चीज़ में जी प्लीज़। हाँ, मैं जिसमें चीज़ ऐड कर रहा था कि मैं अमेरिका में रह रहा था, और वहीं पे मैं और मेरी वाइफ हम लोग मैं मशीनें ही डिज़ाइन करता था डायलिसिस की। ये मेरी चौथी मशीन है अमेरिका में। तो एक दिन मेरी वाइफ ने कहा, और हमने बात की आपस में, हमने कहा यार पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में एक भी ब्लडलेस मशीन नहीं है, एक भी। और हम दूसरी मशीनें भी डिज़ाइन कर रहे हैं, पाइपलाइन में है पूरी की पूरी हमारे पास। लेकिन बेसिक फंडामेंटल चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के पेशेंट्स के पास नहीं है और जो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं है, हमारी जॉब है उनको वो मशीनें प्रोवाइड करना, ताकि लोगों की और डॉक्टरों के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट आ जाए। सही। प्लीज़ साथ ही रहिएगा हमारे। हम इस जिद्दत के ऊपर बात करेंगे, आलमी पैमाने के ऊपर क्या कुछ हो रहा है इस सिलसिले में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चूँकि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, ये जो लोग हमारे साथ हैं ना, अभी हमारे जो नाजरीन हैं, थोड़ा सा उनको समझाइए, डायलिसिस की नौबत आ गई, वो अभी तक जिस तरह से डायलिसिस हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, सर वो एक्सपेंसिव कितना, वो पेनफुल कितना, वो अटेंडेंट के लिए कितनी मुश्किल, थोड़ा सा पहले सर ये बताइए, समझाइए लोगों को हमारे। देखिए, जब एक आदमी के किडनीज परमानेंटली फेल हो जाते हैं, यानी बिल्कुल स्ट्रक्चरली ख़त्म हो गए, उसको हम CKD कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको एक्यूट रीनल फेलियर, वो वक्ती होता है और गुर्दे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें गुर्दे ख़त्म हो गए और अब उसको हमेशा हमेशा डायलिसिस पे रहना है या ट्रांसप्लांट करना है, दो ही ऑप्शन होते हैं। अब डायलिसिस में आके अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस, ठीक है, जिसको एक हीमोडायलिसिस हम कहते हैं। वो मशीन, उसमें वो जो है ना ब्लड जाता है, उसमें मशीन के अंदर वो क्या नाम है, वो आर्टिफिशियल किडनी होती है, ठीक है, डायलाइजर जिसको कहते हैं, उसमें जाता है फ्लूइड, ब्लड जाता है, वहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस होके वापस आ जाता है। अब ये जो आप जिस मशीन की बात कर रही हैं जो ब्लडलेस है, ये वर्ड वैसे बड़ा फैसिनेटिंग है, इट्स रियली फैसिनेटिंग। लोग इवन डॉक्टर्स आर व्हाट इज दिस ब्लड, लेकिन हाँ, बट लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ डायलिसिस व्हिच वी कॉल एज पेरिटोनियल डायलिसिस। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग अगो ये शुरू हुआ था। लेकिन ये जो अब ये ला रहे हैं, इसको क्या नाम है, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, APD कहते हैं। और इससे ये इस मशीन के थ्रू जो है वो फ्लूइड इसमें पेट में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और पेट में जो हमारी एक झिल्ली होती है, पेरिटोनियम जिसको कहते हैं, वो क्या नाम है, उसका मेम्ब्रेन का काम करती है, और जो ब्लड से जो है वो फिल्टर करके जहरीली मादा को जो है वो उसमें एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेती है, और ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो काम की चीज़ें हैं ब्लड से वो अब्जॉर्ब, डायलिसेट से वो अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, ठीक है। तो ये सिलसिला होता है। इसको जो है अब ये जो चीज़ लाए हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, इट इज़ APD, इट्स कॉल्ड APD, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसमें ये कि इसमें एडवांटेज ये है कि आपके हाथ में कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी अच्छी चीज़ ये है, दिस इज यूजली डन इन नाइट्स। तो जो आपने अभी बात कर रहे थे आना जाना, क्योंकि हीमोडायलिसिस इज अ थ्राइस अ वीक इवेंट। हर हफ्ते में ऑल्टरनेटिव 3 दफ़ा हफ्ते में 4 घंटे के सेशन के लिए जाना होता है पेशेंट को टू अ हॉस्पिटल और अ डायलिसिस सेंटर। एंड ऑब्वियसली आने जाने का टाइम भी ले लें ट्रैफिक का, तो 6-7 घंटे उसके लग गए आने जाने एक दिन में। कि अगर किसी को वाकई थ्राइस अ वीक आना पड़ रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और हमारी कंडीशन ये है, इस मुल्क की कंडीशन ये है कि यहाँ पर किडनी पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सर वो महंगा भी है, वहाँ प्रॉब्लम भी है।
अब अगर ये आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएगा इस लिहाज से कि जी ये रात को ही है, सर प्रॉब्लम्स तो तब भी वहीं खड़े हैं, इशू तो तब भी वहीं पर है ना। नहीं सबसे बड़ा तकलीफ तो वही है सर, वो तो बढ़ रही है। पहली बात अगर आप ये क्या समझ रही हैं पूछना चाह रही थी कि दबाव बहुत है। प्रोसीजर इट इज नॉट, इट इज अ पेनलेस प्रोसीजर, चाहे वो हीमोडायलिसिस हो चाहे ये एपीडी। नहीं सर, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप सुबह के गए आप रात तक बैठे में आपकी सारी चीजें छोड़ के जाना पड़ रहा है बहुत। ये तो मैं तो एडमिट कर रहा हूँ जो उसका एडवांटेज है बिल्कुल। ये तो रात को ये करते ही रात को है, रात को आपने फ्लूइड अंदर चला गया, मशीन को आपने सेट कर दिया, सुबह वो सेशन डायलिसिस करके और खुद ही मशीन बंद हो गई, उसको आपने सारी चीज़ें जो है ना आपने कंट्रोल सेट कर दिया और आप आराम से सो गए। सुबह उठे तो आपका 6-8 घंटे का सेशन हो गया कंप्लीट, एंड आप यू जस्ट टेक इट ऑफ, मशीन को डिस्कनेक्ट कर दे और आप अपने काम पे निकल जाए, सारा दिन आपके पास फ्री है। लेकिन ये फिर हर पेशेंट को अपने घर रखनी होगी एक मशीन? जी जाहिर सी बात है, ये रात ही को किया जाता है और ये डेली किया जाता है एवरी राइट। लेकिन इसमें एडवांटेज अगेन ये होता है जब आप डेली ये काम करेंगे तो द क्लियरेंस इज रिमार्केबल। आप पेशेंट बहुत अच्छा फील करेगा। ठीक है सर, क्लियरेंस ऑफ टॉक्सिन्स जो है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उसकी क्लियरेंस इतनी अच्छी होगी तो पेशेंट फील। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका वो ये है कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि हीमोडायलिसिस में हमें जो है ना ब्लड के थ्रू हमें कनेक्शन चाहिए होता है जिसको हम फिस्टुला कहते हैं, एक आर्टरी और वेन को जोड़ते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट में और वो सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर पे जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है उनकी वेन्स होती नहीं है, फिस्टुला बन नहीं पाता, तो दैट इज़ अ ह्यूज इशू। या वो उनका फिस्टुला ही नहीं बन सका और फिर उनको वो टेम्परेरी कैथेटर्स डालते हैं। टेम्परेरी कैथेटर्स के अपने ड्रॉबैक्स हैं, इन्फेक्शन। इन दिस प्रोसेस अगर ये जो ऑटोमेटेड मशीन की बात करें इसमें तो फिस्टुला का कोई रोल ही नहीं है। फिस्टुला नहीं है, बस सिर्फ एक कैथेटर डाल देते हैं पेट में, ठीक है, पेरिटोनियल कैथेटर कहलाता है, वो डाल देते हैं तो इट इज लेस कम्बरसम। तो फिर तो हम कह सकते हैं ना कि पेन बहुत रिड्यूस हो गई। हाँ, वैसे फिस्टुला में भी कोई पेन ऐसा नहीं होता, लेकिन यस आई एग्री विद यू। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार कमिंग, आई थिंक कॉस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सर मैं कॉस्ट पे कमेंट ले लूं उनसे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि क्योंकि ज़ाहिर है कोई बात करनी है प्लीज, क्योंकि हर पेशेंट को अगर ये मशीन रखनी होगी फरोख्त तो ज़ाहिर है उसे बेयर करनी पड़ेगी वो कॉस्ट। इस मशीन की कॉस्ट क्या होगी जब कमर्शियल प्रिपरेशन होगी इन पाकिस्तान? सर ये तो सबसे मजे का सवाल पूछा आपने, दैट्स माय फेवरेट क्वेश्चन। मैं पाकिस्तान आया इसलिए हूँ। ओके, तो हमने प्लान ये किया है कि हम पेशेंट को इंशाल्लाह अल्लाह ने इजाज़त दी तो 10,000 रुपया पर मंथ रेंट पे मशीन घर दे देंगे, नो अपफ्रंट कॉस्ट। ओके, 2 डायलिसिस कराने पर की मंथ रेंट पर आपकी 10,000 रुपीज़ पर मंथ। 2 डायलिसिस कराने की आपकी कॉस्ट ना लाहौर में इस वक्त, या 3 कराने की आप 3,000 से 5,000 पर डायलिसिस है, तो 2 से 3 डायलिसिस जो है आपके 1 वीक के डायलिसिस की प्राइस पे आप मशीन घर ले जाएंगे। और ये भी हो सकता है फरोख के फॉर एग्जांपल कुछ हॉस्पिटल्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है वो भी पेशेंट्स को ये मशीन आगे चलकर देना शुरू कर दें। हाँ, ये हमें तकरीबन 150 मशीनों की रिक्वेस्ट आई है 3 डिफरेंट चैरिटीज़ के थ्रू। वो ये कहते हैं कि अगर हमारी जॉब ये नहीं है कि सेंटर बने या ना बने, हमारी जॉब ये है पेशेंट को सर्विस मिले। अगर हमारा 100 रुपये लग रहा है, आप 70 रुपये में हमें डायलिसिस करवा के दे रहे हैं और पेशेंट को चल के नहीं आने पड़ रहा। अब इंटीरियर से लोग कराची जाते हैं, और एग्जैक्टली हम देखते हैं SIUT के बाहर लोग इसलिए बैठे रहते हैं कि वो कहते हैं हमें डायलिसिस करवाने के बाद जाना इसलिए नहीं है कि हम जितनी देर में पहुंचेंगे, जितना किराया लगाकर जाएंगे, हमारा अगले डायलिसिस का टाइम हो जाएगा। तो ज़ाहिर है वो लोग बेचारे फिर यहीं बैठे रहते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ बैठी रहती हैं। बड़ा मसला है ये पे। लेकिन फरोख मुझे बताएं कि क्योंकि ये जो मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ऑलरेडी इंटरनेशनली अवेलेबल है कुछ ममालिक में, दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग दिस कि फिर पाकिस्तान में अप्रूवल की स्टेज तो नहीं होनी चाहिए? देखिए, अप्रूवल होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरी सिर्फ अथॉरिटी से रिक्वेस्ट ये है कि एक टाइमली फैशन में करें। ये ना हो कि बहुत सारे मरीज मर जाएं इंतज़ार में और हम भी इंतज़ार में मर जाएं। तो गवर्नमेंट के दारों से वही रिक्वेस्ट ये है कि आप देखें, अच्छे तरीके से देखें। हम इंटरनेशनल टीम लेके आए हैं, माइक, एरिक, फ्रैंक, 30 मशीनें इन्होंने डिज़ाइन की हैं। मैं हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, माइक MIT का पढ़ा हुआ है। हमारे से हर सवाल पूछें, हम हर चीज़ डिफेंड करेंगे, लेकिन टाइमली फैशन में इसको प्रूव कर दें। तो ये हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट है।
अप्रूवल इज फाइन। और फारूक साहब आपसे मेरा सवाल ये और रिक्वेस्ट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट ये है कि इसको जो है ना कंज्यूमेबल्स के प्राइस को बहुत ही इकोनॉमिक ईजली अफोर्डेबल कर दें टू द कॉमन मैन। तो आई डोंट नो व्हाट द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमेबल्स विल बी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। मशीन तो ले ली आपने, लेकिन कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट क्या होगी? ये आप कुछ थोड़ा सा अगर बता सकें तो प्लीज़ इस पर हमें कुछ रोशनी डालें। सर मैं ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब माइक और मैं लाहौर आए ना पहली दफ़ा अमेरिका छोड़ के, मैं भी अमेरिका में था, मैंने माइक से कहा माइक पहली चीज़ है कंज्यूमेबल्स। मैं आपको 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा अगर तुमने और मैंने ऐसे, वो मैकेनिकल का गुरु है, मैंने कहा यार अगर तुमने और मैंने ऐसे कंज्यूमेबल ना डिज़ाइन किए ना जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से कम 30% चीप हो पहली लॉन्च में, दूसरी लॉन्च में हम उसको 50% पे लेके आएंगे इंशाल्लाह, तो मेरा और तुम्हारा 3 साल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। और हमने अभी लाहौर में पाकिस्तान में कंज्यूमेबल्स बनाए हैं जो हमें एग्जिस्टिंग हीमोडायलिसिस से 30% सस्ते पड़ते हैं, एंड कॉस्ट टू द पेशेंट इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह ये हमारी लाइफ का मिशन है और हमारा मकसद है कि कंज्यूमेबल्स की प्राइस को नीचे लेके आना है। और मशीन की प्राइस इज़ वन टाइम, लेकिन कंज्यूमेबल इज़ एन ऑन गोइंग इशू, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। दूसरी चीज देखिए, ये जहन में रखें कि वी CAPD was introduced into this country, you know, almost about 2 decades back, लेकिन CAPD could not be successful because you know consumables बहुत एक्सपेंसिव थे। तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि ये दूसरा CAPD ना बन जाए, तो आप इसको इतने अफोर्डेबल प्राइसेस लेके आए तो फिर वाकई ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे मैंने कहा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उनको वास्कुलर एक्सेस का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा इसके साथ। सर CAPD सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? वो इस वजह से नहीं हुआ कि जर्मनी से पानी उठाया जाता है, वो पाकिस्तान शिप किया जाता है, इंटरनेशनल शिपिंग कॉस्ट है उनके, एक जो कंपनियां इन चीज़ों को बनाती हैं उनकी एक अमेरिकन यूरोपियन कॉस्ट है। हमने हर एक कंपोनेंट यहाँ पे लाहौर में और बॉस्टन में डिज़ाइन किया है। आधी टीम बॉस्टन में, हमारी यहाँ पे है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तानी क्या अफोर्ड कर सकता है। मैं अमेरिका में जब प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे, मेरा बॉस मेरे पास आता था, अमेरिकन गवर्नमेंट $800 देती है हफ्ते का, तो तुम्हारे पास $200 का बजट है। हम उस तरह प्रोजेक्ट शुरू करते थे। इस दफ़ा माइक और एरिक और मैं जब बैठे, हमने कहा पाकिस्तानी बंदे की जेब में टका भी नहीं है, तो यार नीचे से शुरू करना है, समझो कुछ भी नहीं है। और उस बुनियाद पे जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो उसका जो बेसिक पर्पस जो था वो कॉस्ट रिडक्शन वाज द नंबर 1 थिंग। तो इंशाल्लाह कॉस्ट हमना के बारे में सेंसिटिव हैं, और क्योंकि मैंने खुद अपनों को ज़कात पे जाते देखा है, तो इंशाल्लाह कॉस्ट तो। और दूसरी चीज़ सेफ्टी है। पिछले 30 इयर्स में कुछ अटैम्प्ट्स हुई, इवन CAPD में भी हुई, तो उनके कुछ कनेक्टर्स की क्वालिटी, उसकी सारी कनेक्टोलॉजी, तो हम जो पेशेंट सेफ्टी को इंशाल्लाह इतनी ऊपर ले जाएंगे कि लोग घरों में कहेंगे यार ब्लड प्रेशर भी चेक किया था, डायलिसिस भी कर लिया। इंशाल्लाह ऐसी सिचुएशन हो, हमारी सारी टेक्नोलॉजी सूट नया आ रहा है। सर ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी खबर है उन 18 मिलियन लोगों के लिए कि जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं पूरे पाकिस्तान में। पहली बात। दूसरी बात ये कि आज आके ना बात ये रह जाती है कि हमें ना अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अव्वलन तो यही करना पड़ेगा, प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गोइंग इनटू यू नो द स्टेज 5 ऑफ CKD जहाँ पे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। फारूक साहब को मैं एक बार ऐड करता चलूँ कि मेरा भी बॉस्टन से बहुत गहरा ताल्लुक है। आई वाज ट्रेन्ड एट टफ्ट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आई आल्सो हैपन टू बी इन यू नो बॉस्टन। एंड रिक्वेस्ट यही है, इट्स अ वंडरफुल थिंग जो आप लेके आए, लेकिन बस अगर इसका कॉस्ट ऐसा अफोर्डेबल हो जाए ना, तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ मच मोर यूजफुल थिंग व्हाट CAPD was। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ थे। फारूक साहब आप हमारे साथ थे। ये किडनी पेशेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन फिर वही बात, ख्याल रखिए अपना और अपने आसपास लोगों का, चेक कराते रहिए प्रॉपर, ये बहुत ज़रूरी है। बचेंगे, सेहत बचाएंगे तो आगे जा पाएंगे। और हम सेहत पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूं तो इस पर भी एक सर्वे होना चाहिए, लेकिन मैं उस सर्वे की बात नहीं करूंगा। मैं एक और सर्वे की बात टॉप 10 आते हैं, कौन कितना काम कर रहा है, उसके अंदर ये नहीं मिनिस्ट्री मिलती, ये नहीं मिलती, ढूंढे से नहीं मिलती और किसी सूबे में भी नहीं मिलती। हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब कोरोना के खिलाफ कितना अच्छा काम किया, ये सवाल हुआ, पूरे मुल्क में हुआ, हर सूबे में ये सवाल हुआ, तो 73% पाकिस्तानियों ने गैलप पर अपनी राय का इजहार किया।
3 सूबों से 2 साल की कारकर्दगी पर मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर बिलाल गिलानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे मजीद इस बारे में बात करेंगे कि गैलप ने जो सर्वे किया है उसमें और कौन कौन से सवालात थे। पाकिस्तान में मसाइल और हुकूमत की कारकर्दगी पर गैलप का ताज़ा सर्वे आ गया। 43% लोगों ने मईशत को सबसे बड़ा कौमी मसला करार दे दिया। 25% लोग करप्शन को दूसरा बड़ा मसला समझते हैं। 23% का ख्याल है कि कोरोना वबा अहम मसला है, जबकि 4% कुछ नहीं जानते। सर्वे कहता है कि कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को 73% आवाम में भरपूर पजीराई मिली है। सबसे ज्यादा मुस्बत रद्द-ए-अमल 68% सूबा खैबर पख्तूनख्वा से सामने आया। पंजाब में 58%, सिंध में 42% और बलूचिस्तान में 40% ने हुकूमती कारकर्दगी को सराहा है। तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म के लिए 2 साल कारकर्दगी पर 3 सूबों से मुस्बत इशारे मिले हैं, जबकि सिंध में PTI हुकूमत के लिए 7% राय मनफी आई है। तो जनाब, हमारे पास ये सर्वे है और इस सब को समझने के लिए मेहमान भी है। हमारा साथ देंगे अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इतने दिलचस्प पॉइंटर्स होते हैं ये कि जिनके ऊपर आप लोग काम करते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को समझाइए ना कैसे करते हैं, तरीक़ाकार क्या रहता है और ये कि कितने लोग इंक्लूडेड थे इस सारे के सारे सर्वे में। बिल्कुल ठीक। तो गैलप पाकिस्तान तकरीबन 40 साल से पाकिस्तान में सर्वेस कर रहा है। कोरोना के ज़माने में हम फ़ोन मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 200 मिलियन पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं। तो इनमें हम स्टेटिस्टिकली गिविंग एवरीवन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, हमने कोई 1600 मर्द और ख़वातीन का इंतखाब किया, जो कि तकरीबन 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के शामिल हैं, उनमें मौजूद थे। और फिर हमने फ़ोन पर इंटरव्यूअर्स को ट्रेंड इंटरव्यूअर्स के ज़रिए उन लोगों को कुछ सवालात पेश किए। उन सवालात के जवाब जो हैं वो इस रिपोर्ट में आपके सामने हैं। ओके बिलाल, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि पहला मसला लोग समझते हैं कि मईशत है, दूसरा मसला वो कहते हैं कि करप्शन है, तीसरा मसला वो कहते हैं कोरोना है, ऐसे में ये जो करप्शन वाला मामला है, अगर इस पर मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि किस सूबे में इससे मुताल्लिक क्या राय थी? बिल्कुल, ये जो सवाल है, हमने लोगों के सामने 4 या 5 ऑप्शंस रखी, जिनमें से ये था कि आपके ख्याल से करप्शन सबसे बड़ा मसला है, इकॉनमी सबसे बड़ा मसला है, कोरोना सबसे बड़ा मसला है, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं और उसकी कशीदगी जो है सबसे बड़ा मसला है। तो इसमें से जब लोगों ने चूज़ किया, और हम ये जानना चाह रहे थे कि इस वक्त उनकी राय में इन तीनों में से कोरोना, करप्शन और इकोनॉमी में से मेनली क्या बड़ा मकसद। एक सवाल मिस कर दिया आपने, एक ऑप्शन मिस कर दी। नवाज शरीफ साहब बड़ा मसला है या नहीं, ये सवाल ये नहीं पूछा आपने, ये ऑप्शन क्यों नहीं थी? हुकूमत की नज़र से नहीं किया इसका मतलब ना आपने सर्वे। बिल्कुल, हमने क्योंकि सर्वे करने से पहले एक अमूमी अवामी राय भी जानते हैं, तो ये आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली, ये हुकूमत के लिए तो हो सकता है, ये आवाम के लिए नहीं है। इस वक्त हमने इसमें देखा कि इकोनॉमी जो है इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि कोरोना के बाद शुक्र है पाकिस्तान में कोरोना तो अब ख़त्म की तरफ जा रहा है, मगर ये कि इकोनॉमी बहुत इस सारे चक्कर में बर्बाद हो गई, लोगों की अपनी पर्सनल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो लोग आवाम हुकूमत से कहते हैं कि हमारे लिए आप कुछ करें, वो एक इकॉनमी है, और चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से जो इकॉनमी का पट्टा है वो उसको दोबारा से व्हील जो है वो चलना शुरू हो जाए, और इस पे जो भी हुकूमत कर सकती है इस पर्पस के लिए वो करे। और ये जो आधी टेन्योर तक का पड़ाव है मौजूदा हुकूमत का, उससे ज़रा सा पहले ही है ये, तो मुख्तलिफ हल्कों का इस सिलसिले में क्या कहना है, उनको कैसी लगी इनकी कारकर्दगी, आने वाले दिनों को देखते हुए इनकी जो मुद्दत बाकी है उसको जज करने के लिए लोगों का अभी क्या ख्याल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इसमें 2-3 हमने जो डीपर एनालिसिस किए हैं वो ये कि अगर हम कोरोना से पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अवामी हलकों में कारकर्दगी को देखें, तो वो बहुत शदीद मंदी की तरफ जा रही थी, शदीद तेज़ी की तरह गिर रही थी। तो
कोरोना में जब हम ने हुकूमती कारकर्दगी देखी और हमने देखा कि अवाम ने भी हुकूमती कारकर्दगी देखी, तो इसमें तकरीबन 22% इजाफा हमने देखा कि एकदम से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी में इजाफा लोगों ने देखा। इसको हमने जब स्टडी किया तो ये यूनिक नहीं है। क्राइसिस में दुनिया भर की हुकूमतों को एक तरफ फ़ायदा हुआ, अवाम कोरोना में मुब्तला हो गए मगर हुकूमतों को इसका फ़ायदा हुआ। और एक ये इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसको कहते हैं रैलिंग राउंड द फ्लैग, विच बेसिकली मीन्स कि क्राइसिस के ज़माने में अवाम के पास और कोई हल नहीं है हुकूमत से ही इमदाद मांगने का और हुकूमत की तरफ देखने का, गिर्द जमा होकर उनसे हुकूमत की तरफ देखने का। दूसरा, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉजिटिव रेटिंग में इजाफा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में 38% लोग पॉजिटिव राय रखते हैं, नेट 7% है, मतलब ये है कि ज़्यादा लोग पॉजिटिव राय रखते हैं, कम लोग नेगेटिव राय रखते हैं। मगर एट द सेम टाइम जब इस हुकूमत का मुवाजना पिछली हुकूमत से करते हैं तो तकरीबन 44% ये कहते हैं कि ये हुकूमत बेहतर है, 49% ये कहते हैं कि ये हुकूमत पिछली हुकूमत से वर्स है। और ये राय सिंध में भी ऐसी है और केपी में भी ऐसी है, क्योंकि सिंध में भी हुक्मरान पुराने हैं, केपी में भी हुक्मरान पुराने हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ केपी में ज़्यादा अफराद का ये कहना है कि ये हुकूमत पिछली PMLN की हुकूमत है। हम फेडरल हुकूमत की बात कर रहे हैं, के हवाले से राय है, ठीक है। सिर्फ एक सूबे में ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि ये हुकूमत पिछली हुकूमत से बेहतर है। बाकी तीनों सूबों में लोगों की राय ये है कि ये पिछली हुकूमत से बेहतर इवन इन पंजाब, इसमें इवन इन पंजाब, बल्कि पंजाब में ये शरह तकरीबन 8% ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बुरी है। इसमें चीफ मिनिस्टर उस्मान बुरदार की जो कारकर्दगी है और जिसको जब मुवाजना करते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ, तो लोगों को बहुत गैर इत्मीनानी का एहसास होता है, सामना करना पड़ता है। एक इसमें इस हुकूमत को जो एक आपके लिए एक लकी फैक्टर कह लें, वो पाकिस्तान की एक कोरोना में जो अच्छी कारकर्दगी है, जो ना सच्ची बात यह है कि ना हुकूमत जानती है कि क्यों हुई है, ना जानते हैं, ना पब्लिक। अगला सर्वे इस पर सही है। अगला सर्वे इसी पर रख लेते हैं फिर, क्या ख्याल है? बिल्कुल ये होना चाहिए। इसमें इस वजह से लोग, क्योंकि पाकिस्तान बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, दुनिया भर में मुआवजा करें तो पाकिस्तान की एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। इसकी वजह से एक होप जनरेट हुआ है कि ये जो हमारे मसाइल थे पिछले 6 महीने के, इंशाल्लाह हम इसको अबूर कर लेंगे। और हमने अभी बिजनेसेस का भी एक सर्वे किया, उसमें 10 में से 8 बिजनेसेस ये कहते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला कल बेहतर होगा। पाकिस्तानी कौम वैसे भी हम एक पुरुमीद कौम है, मसाइल को फेस भी करते हैं मगर इसके बारे में पुरुमीद भी रहते हैं। तो इसलिए इतनी पॉजिटिव, इतनी प्यारी बात आपने कर दी, इतनी पॉजिटिव, इतनी प्यारी बात आपने कर दी, वरना मैं कहने वाली थी कि सहाफत का उसूल है इबहाम ना हो। तो अब ये जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, इसमें इस कदर इबहाम है कि इसको सेलिब्रेट करते करते से डर लगता है। लेकिन हम पुरुमीद कौम हैं, हमारा उमूमी रवैया बहुत अच्छा है, हम मायूसी को यूं भगा देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच बिलाल गिलानी साहब, आप हमारे साथ में बात कर रहे थे। सर्वे था, दिलचस्प था, हमने सोचा कि इसको इंक्लूड करें, इस सब के ऊपर बात करें, तो ये हमने आपके सामने गुफ्तगू रख दी। एग्जैक्टली। अब आज है जनाब 8 सितंबर यानी यौम बहरिया। तो यौम बहरिया पर समंदरों के मुहाफ़िज़ों को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी डॉक्यूमेंट्री सुरखरू जारी की गई है। ये डॉक्यूमेंट्री पाक बहरे की जानिब से भारतीय आबदोज़ को पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोकने की कामयाब कार्रवाई पर मबनी है। याद तो होगा आपको, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, रिसेंट पास्ट की बात हम करें। 4 मार्च 2019 को होने वाले उस वाक़ये में पाकिस्तान बहरिया ने भारतीय बहरे के मज़मूम इरादों को खाक में मिलाया। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक भारतीय बहरे की दरअंदाजी की ये नाकाम कोशिश पुलवामा हमलों के बाद पैदा करदा कशीदगी का तसलसल थी। यौम बहरिया पर कमांडर आसिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन क्यों ना पहले सुरखरू डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएं। दुश्मन की हर कोशिश को नाकाम बनाते हैं हम, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, अपने जज्बे से और जदीद टेक्नोलॉजी से। एग्जैक्टली, स्मार्ट पीपल हैं हम और इसीलिए हम बड़ा स्मार्ट मूव करते हैं, स्मार्ट एक्ट करते हैं। हम आज बात करें यौम बहरिया की। कमांडर आसिफ इफ्तिखार साहब, नेवल ऑफिसर, इज ज्वाइनिंग अस टुडे। सर गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको।
इस वीडियो में था कि ये रीसेंट पास्ट का सेकंड इवेंट, फर्स्ट वाज आई थिंक गवादर के पास भी सबमरीन डिटेक्ट हुई थी। लेकिन सर इस सुरखरू पे तो हमने ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्री देखी, बट बिकॉज आज यौम बहरिया है, हम 1965 की बात करते हैं, तो उसमें ऑपरेशन दवारका, इस पर अगर थोड़ा सा प्लीज़ नाज़रीन को बताएं, क्योंकि जनरली इस पर बात कम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती बट कम होती है, तो जितनी वो कम लगती है। और मैं चाहता हूँ इसलिए बात हो कि दुश्मन अगर भूल गया है, वो ऐसी कोशिशें करता है, दोबारा याद कर ले कि दवारका ऑपरेशन था क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको याद दिलाऊं कि इंडियन आर्मी जनरल चौधरी, उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, रेडियो पर उन्होंने अनाउंस किया था कि शाम की चाय जो है हम वो लाहौर जिमखाना में पिएंगे। दैट वाज द एरोगेंस, दैट वाज द स्टेटमेंट, जिसके पीछे उनका वो मिलिट्री माइट या उनकी जो पावर थी वो उनके जहन में थी कि हम पाकिस्तान विल बी एन ईजी पिच और हम पाकिस्तान को अटैक करके तबाह कर देंगे और शाम की चाय उधर पिएंगे। जिस तरह आर्मी ने और एयरफोर्स ने अपना रोल 1965 में प्ले किया, उसी तरह अगर आप देखें तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान नेवी उनके पानियों में जाकर, उनके शोर्स पर जाकर उनकी लैंड पे बम्बार्ड करेगी। तो अगर आप उस स्टेटमेंट को देखें और पाकिस्तान नेवी की जो अटैम्प्ट थी, जिसको हम ऑपरेशन दवारका या ऑपरेशन सोमनाथ कहते हैं, तो बिल्कुल पैराडॉक्स थी, वो सोच भी नहीं सकते थे और पाकिस्तान नेवी ने किया। मैं उसके सेलिएंट्स आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ऑपरेशन दवारका क्या था। पाकिस्तान नेवी जब आप सुबह 6:30 बजे आप रेडियो पाकिस्तान पे अनाउंस हुआ कि उन्होंने अटैक कर दिया है, तो पाकिस्तान नेवी को ऑर्डर्स मिले कि उनके जो शिप्स हैं जो हमारे थे फ्लीट के, वो सारे सेल कर जाएँ और 100 नॉटिकल माइल्स के एरिया पे जाके पेट्रोलिंग करें। 6 को नेवल कोई इंगेजमेंट या कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन 7 को दिन के वक्त नेवल हेडक्वार्टर से हमें ऑर्डर्स मिले कि आप दवारका, जो एक इनका कोस्टल टाउन है गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट जामनगर का, वहाँ पे जाके हमने उन पे बम्बार्डमेंट करनी थी। उसकी कुछ रीजंस थी। ओके। और रीजंस सबसे पहले ये थी कि जो उनके शिप्स थे, मैं आपको जब प्लान बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, जो उनके शिप्स बम्बई में खड़े थे और उसमें मेजर प्लेटफॉर्म जो थे वो था इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, और दिल्ली और मैसूर जो उनका क्रूज़र था उसको हमारी सबमरीन जो थी गाजी, उसने जाके वहाँ बैठना था। और जब पाकिस्तान नेवी ने के शिप्स ने जाकर दवारका पे अटैक करना था तो उन शिप्स ने बाहर निकलना था। और जब वो बाहर निकलते तो जो हमारी सबमरीन उसमें जो बाहर बैठी हुई थी हार्बर के, उसने उनको तबाह कर देना था। दैट वाज अ प्लान। अगर आप देखें तो पर्ल हार्बर से अगर आप कोरिलेट करें तो अमेरिकन ने भी यही, जापानीज़ ने भी अमेरिकन के ख़िलाफ़ यही किया था कि उन्हें पता नहीं था और वो आए और अटैक करके सेफ़ एंड साउंड चले गए। हमारा प्लान भी ऑल्दो के लोअर स्केल पे था, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो उनके शिप्स को जो बाहर निकलने थे तबाह करना था। दूसरा, वहाँ पे रेडार स्टेशंस और रेडियो बीकन्स थे जो जब उनकी जो इंडियन एयरफोर्स अटैक करती थी तो उसको वो सपोर्ट करते थे। राइट। उसको उन्होंने जब रेडियो बीकन्स और रेडार स्टेशन को तबाह करते तो वो उनकी एयर एफर्ट को न्यूट्रलाइज करती या डिग्रेड कर देती। तीसरा जो चीज़ थी, जब कोई जंग होती है तो उसमें मोरल ऑफ द नेशन और मोरल ऑफ द फोर्सेस वो बड़ा मैटर करती हैं। तो वो दोनों चीज़ों को डाउन करना था, नीचे करना था। और हमें एक एसेंडेंसी शो करनी थी कि आपने हम पे अटैक किया, हम अपने पास सिर्फ डिफेंड नहीं करेंगे अपने आप को, बल्कि आपके पास जाके एक ऑफेंसिव पंच भी देंगे। तो दैट वाज आवर प्लान। तो हमारे जो 7 शिप्स थे उनको ऑर्डर मिला था, वो थे बाबर, खैबर, टीपू, शाहजहाँ, आलमगीर, जहांगीर, बदर। तो ये सारे शिप्स वहाँ गए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि ये ऑपरेशन, दुनिया में बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, नेवल वॉरफेयर होती है, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट ऑपरेशन था जो कि 4 मिनट का था। 4 मिनट का ऑपरेशन। उस 4 मिनट में हमने 350 गोले जो शेल्स थे वो फायर किए। हर शिप ने, जो टोटल 7 शिप्स थे, 50 राउंड्स इन ओनली 4 मिनट्स। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग अटैक होगा और रात के 12 बजे के अराउंड 4 मिनट में वो मार के वापस भी चले जाएंगे। और जो मैं आखिरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट इस दवारका ऑपरेशन में बताऊंगा कि दुनिया में जब कोई मुल्क बम बनाता है, असलाह बनाता है, तो वो ये सोचता है कि मैं दुश्मन को जाके अटैक करूंगा और दुश्मन पे जाके गोले मारूंगा जो मैं बना रहा हूँ। जब वो गोले हमने 350 फायर किए राउंड्स, तो उसमें कुछ गोले जो थे वो नहीं फटे। जब उन्होंने जाके उसको चेक किया तो उन गोलों पे लिखा हुआ था कि इंडियन ऑर्डिनेंस, यानी जो गोले उन्होंने 1940s में बनाए थे और जो पाकिस्तान नेवी के पास आ गए थे आफ्टर डिवीज़न, वही गोले हमने उनके मुल्क में मारे। तो ये एक तारीखी एक वो है कि आप असला ख़ुद बनाएं किसी को मारने के लिए और वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल हो जाए, तो ये एक बड़ा, तो वी अचीव्ड व्हाट वाज टास्क्ड टू अस। ग्रेट सर, क्योंकि वक्त कम है, अगर 2 जुमले इस सुरखरू वाले इवेंट पे भी अगर हो जाए। बिल्कुल।
ये बड़ा अच्छा एक इवेंट था कि इससे पहले भी इंडियन सबमरीन जो थी 2016 में, जैसे आपने कहा, डिटेक्ट हुई थी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इंडियन ओशन या नॉर्थ अरेबियन सी जो है वो बहुत एक वास्ट एक्सपेंस है, वाटर बॉडी है बहुत बड़ा, उसमें किसी सबमरीन को ढूंढना, दैट टू के ये एक सबमरीन जो है वो फ्रेंच मेड है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, मतलब वन ऑफ द मॉडर्न सबमरीन इन द वर्ल्ड है। इसको पाकिस्तान नेवी के P3C ने ढूंढा और वो भी उस सिचुएशन में ढूंढा कि जब आप देखेंगे पुलवामा अटैक जब हुआ था तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के साथ जो किया वो सबको पता है। इंडियन वर ट्राइंग टू गेट अ सॉफ्ट टारगेट, कि वो सॉफ्ट टारगेट कोई भी हो सकता था। तो जब उनकी सबमरीन यहाँ पे आई तो ऑब्वियसली उनको पता था कि उन्होंने कब अटैक करना है। अगर वो सबमरीन डिटेक्ट नहीं होती तो पाकिस्तान को नुकसान होता। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इस सबमरीन को डिटेक्ट करते हैं तो आपके पास जो कैपेबिलिटी है वो है एयरक्राफ्ट। जब आप एयरक्राफ्ट हवा में लेके जाएंगे उस सिचुएशन में तो आपको सबसे ज़्यादा ख़तरा उनके फाइटर एयरक्राफ्ट से होता है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट की मौजूदगी में LRMPs यानी लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो P3C था हमारा, उसको उस रेंज पे लेके जाना दैट वाज वेरी पैरेलस। तो आप एक सॉफ्ट टारगेट भी दे रहे होते हैं। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था, लेकिन बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत ही ब्रेव, मैं कहूँगा कि बहुत ही बहादुरी के साथ, रैशनल प्रूडेंस के साथ उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया और उस सबमरीन को ढूंढा जो कि एक स्टेल्थ सबमरीन कहलाती है। दैट वाज द होल ऑपरेशन। और हमारी अचीवमेंट ये थी कि इस चीज़ से जो दो चीज़ें सामने आई वो ये कि पाकिस्तान नेवी उनकी सबमरीन्स को कभी भी अपने वाटर्स में आने नहीं देगी। और जो उनका फ्लॉ था प्लानिंग का, आप ये देखें कि जब हमने हमेशा ही रहता है प्लानिंग का फ्लॉ और उनकी ट्रेनिंग का फ्लॉ, ये मेन चीज़ है। क्योंकि जब उनका कमांडिंग ऑफिसर वापस गया तो उसको उन्होंने रिमूव कर दिया उसकी कमांड से। दिस स्पीक्स के हमने जो ऑपरेशन किया था, जो हमने डिटेक्शन की थी वो सक्सेसफुल। तो मैंने वो जिद्दत पे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने सिस्टम पे इन्वेस्ट नहीं कर। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, हमारा जज्बा, हमारी ट्रेनिंग, लीडरशिप हमारी, वो सारी चीज़ें जमा होकर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे, साथ कर रहे थे, याद ताज़ा कर रहे थे। जनाब, जिद्दत लाई जा सकती है, अकल खरीदी नहीं जा सकती, जज्बा खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। मिसबाहुल हक से मुताल्लिक खबर यह है कि उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद की क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई। किसी भी खिलाड़ी का फैसला एक मैच नहीं कर सकता, एक मैच नहीं हो सकता। मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज और शुएब मलिक वर्ल्ड T20 तक चल सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा। जल्दी जल्दी से कुछ दिलचस्प खबरें दें आपको। किस्मत हो तो कैसी ऐसी, वर्जीनिया के शख्स के वारे नहीं आ रहे। एक ही कुरअंदाजी के लिए एक जैसे 25 टिकट खरीदने वाला 25 इनाम भी जीता। रेमंड ने वर्जीनिया के स्टोर से टिकट खरीदे। मजमूई तौर पर $1,25,000 आप इस पर जीत सकते हैं। रेमंड इस रकम से अब अपने 2 बेटों की मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया है। इनाम मिले तो आदमी प्लान भी बनाता है। सबसे पतली कमर किसकी? बर्मी खातून की। इनकी कमर है जनाब 13.7 इंच। इंटरनेट सारिफीन को हैरान कर दिया है। 23 साल इनकी उम्र है। ताल्लुक है इनका म्यांमार से। पिछले कुछ दिनों से वो अपनी इंतहाई दुबली पतली कमर के बायस इंटरनेट पर काफ़ी शोहरत हासिल कर चुकी हैं, इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं। ये स्टूडेंट है जनाब, उनका दावा है कि उनकी कमर का साइज सिर्फ और सिर्फ है 13.7 इंचेस, यानी वो दुनिया की सबसे पतली खवातीन में से एक हैं। अब मैंने क्यों कहा कि एक हैं? बिकॉज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सबसे पतली कमर है ईथल ग्रांजर की। अगर नाम गलत लिया है तो आई एम सॉरी, मुश्किल नाम था। खबर ठीक दिया। 13 इंच की इनकी कमर है, 13 इंच। पानी पे गुजारा है, हवा पे, ये धूप से, मतलब कैसे चल रहा है काम। अब जो मैं आपको खबर दे रही हूँ ना, आप सोचेंगे ये कैसे किया, ये क्या किया। 8,000 रुपए का इंपोर्ट परमिट न लेने पर कस्टम हुकाम ने 31 लाख रुपए का हैंडबैग ज़ाया कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के कस्टम हुकाम ने ऐसा किया। उन्होंने $50 का इंपोर्ट परमिट न खरीदने पर $18,000 मालियत का एक मगरमच्छ की खाल से बना हैंडबैग ज़ाया कर दिया। इस हैंडबैग को जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार की तिजारत के बायस मशकूक समझकर कब्जे में लिया गया था। मगरमच्छ की खाल से बनी मसनूआत पर ऑस्ट्रेलिया में पाबंदी नहीं, लेकिन आलमी मुआहदों के बायस कवानीन बड़े सख्त हैं। खातून ने फ्रांस से एक्सपोर्ट परमिट तो हासिल कर लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट परमिट हासिल ना कर सकी। थोड़े से पैसों के लिए इतना महंगा बैग यूं चला गया हाथ से। जरूरत क्या थी उस बैग की? क्यों वो बैग लिया गया था? एनीवेज ये बनाया भी क्यों गया था? इस पर भी कवानीन होने तो चाहिए और हैं भी, लेकिन ज़रा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है।
इससे मुताल्लिक बढ़ते हैं आगे। खातून ने लॉकडाउन के दौरान मुसलसल 87 दिनों में 87 मैराथन्स मुकम्मल की हैं। क्या बात है। और जनाब एलिसा क्लार्क मार्च में इटली में थी जब उन्हें मालूम हुआ कि जिस मैराथन में शिरकत की वो तैयारी कर रही थी वो कोविड-19 की वजह से मनसूख हो चुका है। एलिसा ने बताया कि उस पर उन्होंने हर रोज़ मैराथन का फ़ैसला किया। शुरू में तो वो ट्रेडमिल पर दौड़ती थी, जल्द ही जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ वहाँ पर तो वो बाहर दौड़ने लगी, बाहर जाने लगी। इब्तिदा में सिर्फ 15 दिन तक मैराथन का फ़ैसला किया था, लेकिन वो 15 दिन के बाद ना कहते हैं आदत बनती चली गई। दौड़ते भागते रहे वो दिन बढ़ते गए, 87 दिन हो गए। अब उनका इरादा ये है कि वो 87 को भी ना एक्सटेंड करें और 100 डेज़ पर ले जाएँ। ओके, लेकिन ये उतनी दुबली फिर भी नहीं है। एक्टिव तो है किरण, फिट तो है। नहीं, मैं सिर्फ वो उनका ना राज जानना चाह रही थी कि ऐसा कैसे। बहरहाल अच्छा काम अगर कोई करे, दिलचस्प काम करे, खूबसूरत काम करे तो इसमें कोई राज नहीं कि वो सालों के लिए, साल के लिए मेरे और आपके हाफिजे में रह जाता है। हम रहे ना रहे धुनें रह जाती हैं। अब वक्त बदल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ और जिद्दत आती जा रही है हर शोबे में ही, तो फिर म्यूज़िक में ये भी बड़ी तब्दील होती जा रही है। तर्ज गायकी मुख्तलिफ होता जा रहा है, बहुत मुख्तलिफ होता जा रहा है। हमने लोगों को बात करते सुना ही है कि पुराने ज़माने के गाने इंतहाई खूबसूरत थे। अरे भाई हैं, बिल्कुल है। अब जो खबर हमारे पास है ना वो इसी से मुताल्लिक़ है। पुरानी यादों को ताज़ा करना बड़ी अच्छी बात है और यही कुछ किया मुल्क की नामवर गुलकारा ज़ेब बंगश ने। रमीज़ ख्वाजा का कंपोज किया हुआ गीत गाया जिसके ज़रिए रमीज़ ख्वाजा ने अपने दादाजी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की यादें ताज़ा की। क्या नाम, कितने सारी कॉम्पोजिशंस मेरे जहन में आ गई। लेकिन ये जो आज की खबर, आज की कहानी है ना, इस पे बात करना तो पड़ेगा। क्यों ना पहले किरण गाना सुन लिया जाए प्लीज, आई वुड लव टू। फिर आपकी इनसे मुलाकात करेंगे बिकॉज़ दे विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम अमेरिका। उम्मीद की मंजिल, ज़ेब बंगिश सिंगर हमें ज्वाइन कर रही हैं, रमीज़ अनवर म्यूजिक कंपोजर ज्वाइन कर रहे हैं हमें आप दोनों अमेरिका से। ज़ेब एंड रमीज़, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों यही गीत क्यों? पहले मैं प्लीज़ ये पूछना चाहूँगी, बहुत सारे गीत हैं जी, ये इसका ही इंतखाब क्यों कर किया? रमीज़ पहले आप बताइए। मेरे पास दो मोटिवेशंस थी जब मैं ये गाना बना रहा था। Well, first of all, thank you for having us on the show. Let me say that first. And then about this song, जैसे आपने कहा था इंट्रोडक्शन में, मैं अपने दादा जान की म्यूज़िक के लिए एक ट्रिब्यूट देना चाह रहा था ताकि आजकल की नस्ल वो भी अप्रिशिएट कर सकते वो क्लासिक फिल्म म्यूज़िक जिस तरह मेरे अब्बू और उनकी नस्ल अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो मोटिवेशन जो थी, मैं चाह रहा था कि एक तोहफा दे दूँ अपने अमीर अब्बू और उनकी नस्ल के लिए ताकि उनके बचपन की यादें दोबारा ताज़ा हो जाए। So that's definitely, those were my motivations जब मैं ये गाना बना रहा था। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिएगा कि हम जब भी उनकी कॉम्पोजिशन सुनना चाहते हैं तो वो हम एक लिस्ट क्यों कर देते हैं? आपने नहीं सोचा कि मैं मेडली कर लेता हूँ, बहुत सारे गाने एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा? हाँ, मैं ज़रूर एक मेडली बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं ज़ेब से बात कर रहा था, शायद हम उनकी अगले सालगिरह पे हम करेंगे इंशाल्लाह एक ख़ास किस्म की मेडली, 3-4 गाने। So we'll see. I would love to. It's been on my mind for a few years. So इंशाल्लाह हम देखेंगे अगर हम कर सकते अगले साल में। ज़ेब, आपने एक तो ये कि मुझे इसके बारे में बताइए, दूसरे ये कि आप तो देखे ना, मैंने खबर निकाल ली अगला प्रोजेक्ट आप लोगों का क्या है, अगले साल क्या करना है, तो उसके लिए आपने भी कुछ गाने चूज करके रखे। That was quite special. हाँ जी, sorry. नहीं, आप प्लीज बात मुकम्मल करें, मैं फिर सवाल पूछ लूंगी। That was surprising for you? नहीं, मैंने कहा ये वैसे काफी आपकी एक्सपर्ट वो थी कि आपने 1 सेकंड में खबर निकलवा दी। ये मेरी ख्वाहिश थी असल में। तो मैं ये पूछ रही थी कि फिर आपने भी कुछ सोच रखा है कि मुझे ना ये कॉम्पोजिशंस तो मुझे गानी है। अब एक तो ये है कि शुक्रिया आपने इस गाने को पसंद किया और हम यहाँ पे आपने बुलाया, क्योंकि ये बहुत ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट था। और रमीज़ का कि ये कॉम्पोजिशन सुन के बिल्कुल मुझे ऐसे लगा जैसे कि मुझे वो मौका मिल गया जो हमेशा से मेरे दिल में था कि एक कोई बहुत ही मेलोडिक पुराने अंदाज का कोई गाना क्यों नहीं हम आज गा सकते। दूसरी बात है, जहाँ तक ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की कॉम्पोजिशंस
का ताल्लुक है वो तो हर एक गीत इतना खूबसूरत है और इतने मुख्तलिफ स्टाइल्स में उन्होंने गीत बनाए हैं, मतलब बहुत ही क्लासिक अंदाज के भी गीत हैं और बड़े मजेदार लाइक शोखी के गीत भी हैं, वेस्टर्न गीत भी हैं। तो बहुत मुश्किल है ये सवाल, तो वो तो जब निकलेगा तो तभी, ये खबर मैं अभी आपको नहीं दूंगी। अल्लाह लेकिन देखिए अब ये तो कोई खबर ना रही ना कि आपकी और रमीज साहब की जो है वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो कुछ बहुत अमेजिंग होने जा रहा है। वो जो एक रिफ्रेश का ऑप्शन होता है ना, वो बार बार जहन में क्लिक होने वाला है। थैंक यू सो मच जी। मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत ही कि रमीज ने मुझे अप्रोच किया और जिस तरह जैसी मैं इनसे मिली, ना सिर्फ कि ये बहुत ही टैलेंटेड हैं पर उसके साथ साथ बहुत ही खुलूस है और बहुत ही नेक नियति से अपना काम कर रहे हैं, बेहद मेहनत के साथ। तो ये तो इसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा मतलब दिल से भी कोई काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक है ही दिल का काम, दिल ना लगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं कह रही हूँ कि ये तो कमाल हो गया एक्चुअली, ये कंपोजिशन, ये वर्ड्स और अब जो ये वीडियो है, हम यकीन कीजिए हम इसमें खो से गए। वो वाकई पुराना सा दौर बड़ी खूबसूरती के साथ में। आज हम इस सिंप्लिसिटी को ढूंढते हैं, इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कितनी मेहनत से इस काम को किया है, या आपको लगा कि बस ये तो चुटकी बजाते हो गया? प्लीज पहले रमीज आप बताइए, फिर मैं ज़ेब से पूछूं। सॉरी, मैंने सोचा ये सवाल ज़ेब के लिए थी, आप दोबारा मैं ये कह रही थी, अच्छा ये मैं भी करती हूँ ना कि मैं मुस्कुराती रहती हूँ, हाँ चलो ठीक है साथ में शोएब सवाल कर रहे हैं, काम चल रहा है। मैं रमीज ये आपसे पूछना चाह रही थी कि किसी भी काम को करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो हो चुका उसको निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ये बताएंगे कि आपको लगा कि नहीं मैंने तो बड़ी आसानी से कर लिया, या आपको वाकई उन्हीं दिक्कतों से गुजरना पड़ा? No, yeah, ये इस तरह गाने बनाना काफी मुश्किल था, क्योंकि आजकल there's not that template there, you know, how to do it. So अगर आप किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करना चाहते हैं क्या, या कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ, a lot of them were saying that, you know, आप इस तरह गाना क्यों बनाना चाहते हो, you know, and I had to explain the type of instruments I wanted to use, the type of style, and you know, once they got the idea, then they understood a little bit better. But it was definitely sometimes I had to convince people that this is the style I want to do. You know, this is the style the song needs to be in. But Zeb was a different story. She was very, very eager. So जब वो उनको एक demo भिजवाया, she said, I want to do this. She was very excited, like she said. So I didn't have to convince her, but other people, it was hard sometimes to convince them to do this type of song in this era. ज़ेब, ये कोई भी मैं इसी के ऊपर बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं एक मजमूई कमेंट आपसे चाह रही थी, एक उम्मी रवैये के ऊपर। मुख्तलिफ काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार करना पड़ता है। आप तो बहुत अच्छी हैं, आप फौरन मान गई लेकिन इस रवैये की वजह से जो हम बहुत बेहतर चीज़ें कर सकते हैं हम नहीं कर पाते। मैं ख़ास तौर पर आर्ट की बात कर रही हूँ, मैं ख़ास तौर पर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत ही खूबसूरत एक सवाल है और इस पे बल्कि मैं बहुत, और इसी वजह से जब मैंने देखा कि रमीज एक इतनी अच्छी तरीके से इसको निभा रहे हैं, सिर्फ धुन से, जब मैंने धुन ही सुन ली तो तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई ऐसी वैसा काम नहीं है, ये सीरियस काम है। इसलिए मैंने इमीडिएटली उन्हें फ़ोन किया। मसला ये हो गया कि हम लोग ज़्यादातर म्यूज़िक जो है औरों के लिए बना रहे हैं, और जो म्यूज़िक सुना जा रहा है वो या प्रोड्यूसर्स या कोई और, मतलब किसी और मकसद के लिए बनता है। जब म्यूजिक की मकसद के लिए नहीं बनता तो ये चॉइसेस फिर हम लोग कम से कम बनाते हैं। और जिस तरह रमीज ने बात की कि साजिंदों को तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके जहन में होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये गाना कोई सुनेगा भी या नहीं, एक मायूसी सी आ जाती है। हालांकि हम लोगों
का जो कल्चर है और जो हमारे पास इस वक्त साजिंदे हैं, गुलकार हैं, उनको सबको ये काम आता है और सब सीखे पूछे, बहुत सीखे पूछे आर्टिस्ट हमारे पास यहाँ पे हैं मौसीकी के एतबार से, लेकिन हम उन्हें उसी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, अफसोसनाक बात है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आज हैरान इस बात पर हूँ कि किरण सवाल तो कर रही है, किरण आज फरमाइश नहीं कर रही, तो आज मैं कर लूँ प्लीज। आई वाज अबाउट टू। किरण वाकई फरमाइश करते हैं, बहुत ज्यादा करती है, लेकिन वक्त कम रह जाता है। अगर आज जा रहे मोरे सैया गुनगुना दे प्लीज। थैंक यू शोएब। ओके जी। बादल में से चंद्रमा मुझे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा रिम झिम मेघा बरसे, रिम झिम झिम रिम झिम मेघा बरसे, रिम झिम मेघा बरसे। बादल में से चंद्रमा मुझे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा आजा। थैंक यू। पता है वो जो आपने वो थोड़ा सा स्टार्ट लिया ना, मैं तो वहीं पे फ्लैट हो गई थी, खत्म। थैंक यू ज़ेब, थैंक यू सो मच, थैंक यू रमीज, साथ मौजूद थे आप दोनों हमारे। हमें एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, बहुत से मौजूद बाकी हैं, स्टे विद अस। आई हेट ब्रेक्स ना। वेलकम बैक। मुस्कुराना नहीं है, खबर वैसे कुछ ऐसी है, आपको फील होगा कोई पाकिस्तानी सियासतदान जो ये बात कर रहा है, जो कह रहा है कि मेरी क़यादत में कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है, वरना 2-3 साल लग जाते हैं। अब ये दावा किसने किया है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दावा किया है। डॉक्टर से भी पूछ ले। वो कहते हैं वैक्सीन अक्टूबर के महीने में मार्केट में आ सकती है। वो कहते हैं कि इलेक्शन तक उनकी क़यादत में कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी, वरना 2 से 3 साल लग सकते थे, लेकिन इंतहाई कलील मुद्दत में ये काम कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जल्दी जल्दी से कर लेना है। वो कहते हैं वैक्सीन बहुत महफूज है, मौसर है, दुनिया खुश हो जाएगी। ओफो। अच्छा, वो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, कहीं ये वही तो नहीं है वो सैनिटाइजर पीने वाली बात जिन्होंने की थी? फिर डॉक्टर्स ने सारी दुनिया में इनको कोसा था कि आपको ये नहीं कहना चाहिए, गलत है। जी 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 बिल्कुल ही भाई साहब वही है। बस ये हाफिजा जो है ना, क्या कहूँ इसका। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर कह दूं इसको, अनोखी कह दीजिए। अनोखी कह देता हूँ चलिए। और इस लिहाज से अनोखी है कि होना यही था। होना यही था, क्योंकि जब जहालत होती है ना तो फिर एंड रिजल्ट यही होता है। भारत से खबर है, लोगों के हाथ चूम चूम कर कोविड-19 का इलाज करने का दावा करने वाला शख्स खुद कोरोना से वफात पा गया। मध्य प्रदेश से इनका ताल्लुक है। दावा इनका ये था कि लोगों को तमाम बीमारियों का इलाज उनके हाथ चूम कर सकता है। बदकिस्मती से उसका ये हैरत अंगेज तरीका इलाज कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर साबित नहीं हुआ, और यही होना था। Exactly. इसमें किस्मत नहीं, इसमें किस्मत का कोई हाथ नहीं है, इसमें आपकी अक्ल है और आपने झूठ खरीदा, बात है इतनी सी। और किरण
बात थोड़ी सी बढ़ भी गई है, बढ़ा दें। उनकी वफात के बाद उनके पैरोकार भी सामने आ गए हैं, वो भी यही कर रहे हैं, कहते हैं अब वो हाथ चूमेंगे और इलाज करेंगे। ये कुछ नया नहीं है इस खित्ते में, इससे पहले शुगर का इलाज शुगर से हो रहा था। इसकी वजह से डायबिटीज फैली थी, ये इसी खित्ते में हुआ, इन्हीं 2 ममालिक में हुआ। बहरहाल सिचुएशन ख़राब होने से बेहतर है कि आप मोहतात रहें। मैं कोरोना ही के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। हम अपने देश का जिक्र कर लेते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने थलाई में कायम मॉडल पनाहगाह का दौरा किया और फिर वहाँ उन्होंने जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ मुकीम अफराद थे, उनके साथ बैठकर खाना खाया, सवाल जवाब हुए, बातें हुई। अब्बास शबीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत कायम पनागाहों में मुस्तहिकीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान हकायक जानने के लिए खुद तरलाई में कायम मॉडल पनागाह पहुँच गए। पनागाह में मुकीम अफराद से सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया, खाना भी उन्हीं के हमरा खाया। सरबराह एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर और MD बैतुल माल औन अब्बास की ब्रीफिंग। वजीर आजम बोले, कमजोर तबके का ख्याल रखना एहसान नहीं बल्कि मुहज़्ज़ब मुआशरों की पहचान है। मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि हम आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक शुरू में एक जज्बा था और फिर हम उसी तरह इनको करेंगे गरीब लोगों को, जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गरीबों के वार्ड का एक हाल होता है और VIP का दूसरा होता है। ये कोई हम इनके ऊपर फेवर नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क की तमाम पनागाहों को मिसाली बनाने की हिदायत। सर्दियों के अंदर यहाँ बेचारे लोग सड़कों के ऊपर पड़े होते हैं। ये जो आज आपने मॉडल बनाया है, ये आपने पूरी तरह मॉनिटर करना है। आई होप कि यहाँ कैमराज, मैंने कहा था CCTV कैमराज लगे हों और ये हमने इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में रेप्लिकेट करना है। वजीर आजम का कहना था कि गरीबों को इज्जत और एहतराम के साथ साथ मेयार भी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इससे मुखय्यर हजरात में गरीब परवरी का जज्बा खुद ब खुद पैदा होगा। बढ़ते हैं आगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे पास, ब्लैकमेलिंग ऑन सोशल मीडिया। पेशावर से एक ब्लैकमेलर पकड़ा गया। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक ये मुलजिम अरसा दराज से गंदे धंधे में मुलव्वस था। साइबर क्राइम्स विंग को बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी और इसका काम था कि सिर्फ लड़कियों को ब्लैकमेल करना, पैसे बटोरना और फिर ये जा वो जा। FIA ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम के मोबाइल फोन से लड़कियों की तस्वीर और ऑडियोज बरामद हुई हैं। ऐसे कई मुलजिमान अब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म हैं, जिनकी निशानदही भी जरूरी, गिरफ्तारी भी जरूरी। और जाहिर है अगर निशानदही होगी, गिरफ्तारी होगी, केस चलेगा, तदारुक तभी हो पाएगा। इसी अहम मामले पर आज हम बात करेंगे, अवेयरनेस की बात करेंगे कि अगर ऐसा मामला हो तो वेयर टू रिपोर्ट, हाउ टू रिपोर्ट और उसके बाद होता क्या है, पूरा प्रोसेस होता क्या है। तो हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारा साथ देंगे आप असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA आसिफ इकबाल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, टेक्निकलिटीज में जाने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये समझाइए कि अगर खुदा न खास्ता किसी खातून का, किसी लड़के का कुछ मटेरियल किसी के पास चला जाता है, वो भले उसकी बेवकूफ़ी से जाए, कम इल्मी से जाए, उसकी गलती से जाए, उसकी मर्जी से जाए, लेकिन वो उसके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है वो मटेरियल। तो अब फिर उसके बाद में पहला कदम तो यही है कि करेज, आप उसको ज़रा गैदर करें और फिर उसके बाद में रिपोर्ट करें। सर, ये कितना इम्पोर्टेंट है इसको जानना, इस कुव्वत को अपने अंदर तलाश करना। सर देखिए, ये जो विक्टिम्स होते हैं इस तरह के सोशल मीडिया के, जो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, उनका हमने देखा है कि उनको ये नज़र आ रहा होता है, उनके दिमाग में एक बात होती है जब वो हमारे पास पहुंचते हैं कि वो बहुत मजबूत आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने इतना डराया होता है, इतना इस लेवल पे हरास किया होता है कि उन विक्टिम्स को यही, वो एक तो परेशानी की वजह से, दूसरा ये है कि जब वो स्पैन लंबा होता है ब्लैकमेलिंग का, तो उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब हमारे पास आते हैं तो उनका यही होता है कि जी वो बहुत मजबूत आदमी है, वो ये कर देगा, वो कर सकता है, वो किसी से नहीं डरता। जो ब्लैकमेलर्स हैं उन्होंने इस लेवल पे आके उनको डराया होता है कि हम किसी से नहीं डरते, आप जहां मर्जी चले जाएं। बट वही बंदा जब हमारे हाथ में आता है तो वो विक्टिम्स के लिए वो एक जो है ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है। जब वो हमारे सामने आता है, हमारे हाथ में आता है, और जब वो बैठा होता है हमारे सामने आके, और जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, यानी वो हर बात में ये कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दें, मुझे उससे बाप का नाम पूछो, वो कहता है मुझे माफ कर दें, तो वो बिल्कुल एंटायरली वो डिफरेंट एक आदमी नजर आता है। तो मैं इनकरेज करूंगा उन विक्टिम्स को
क्या आपने ब्लैकमेलर से डरना नहीं है? रिपोर्ट ये करना ना है। खत्म होने वाली स्टोरी है, वो कभी नहीं आपके पीछे से हटेंगे अनटिल अनलेस उनको पकड़ा ना जाए Exactly. और उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो बिल्कुल। FIA साइबर क्राइम ये कर रहा है और हमारे पास रिपोर्ट करें। ग्रेट। आसिफ साहब, जितने शिकायत रिसेंटली आई आप लोगों के पास और आप लोगों ने उस पर एक्शन किया, थोड़ा सा प्लीज शेयर कर सकते हैं कितने % केसेस ऐसे थे कि जबकि ब्लैकमेलर कोई फैमिली मेंबर था, कोई क्लोज था, कोई जान पहचान वाला था, कोई दोस्त था? देखिए, 2 सिनेरियोज होते हैं इसके अंदर। सोशल मीडिया पे लोगों को ये बताना जरूरी है, एक तो वो होता है जो आपका करीबी रिश्तेदार, कजन्स मिले हमें। इवन 2010 की बात है, मुझे जब आइडेंटिफाई किया, एक छोटी सिस्टर ने बड़ी सिस्टर और अपने बहनोई की वीडियोस बनाई हुई थी, पिक्चर्स, और वो अपलोड की हुई थी। यानी ये वो लेवल है कि जिससे जहां तक बंदा सोच भी नहीं सकता। Exactly. आपके कजन्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके जानने वाले, आपके क्लास फेलोज, करीबी लोग निकलते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे जाते हो, सोशल मीडिया पे आपको फ्रेंड्स बनाने की वो होती है कि किसी भी अननोन बंदे को आप फ्रेंड बना लेते हो। मैं बार बार यही कहता होता हूं कि सोशल मीडिया पे अननोन लोगों को फ्रेंड नहीं बनाना। आपको नहीं पता वो लड़की है, लड़का है, वो कौन बात कर रहा है, आप उसके साथ टाइम गुजारते हो। अभी पिछले दिनों एक बच्चे का वाकया, ये बड़ा जरूरी चीज है ये लोगों को बताने के लिए, पेरेंट्स को और बच्चों को। 16 साल का बच्चा है, उसको एक लड़की ने ऐड किया इंस्टाग्राम पे और उसके साथ बात करती रही वो लड़की, और यहां तक हो गया कि उस लड़के को उसने ये इंस्टिगेट कर लिया कि वो बच्चा जो था वो उसने अपना वो ड्रेस उतार दिया। उस लड़की ने अपनी इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स उसको भेजी। जब लड़के की तस्वीरें उस लड़की के पास चली गईं तो वो उसके बाद उसको वॉइस पे ले आया एक और ऐप के ऊपर और पता चला कि वो एक लड़का है, वो लड़की नहीं थी। तो उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उस बच्चे को 16 साल के टीनेजर बच्चे को, और ब्लैकमेल करके उसे पैसे मांगना शुरू कर दिए। उससे अल्लाह माफ करे उससे ऐसे कई भयानक वाकयात हैं आसिफ साहब। एग्जैक्टली वो पूरा फ्यूचर दांव पे लग गया उस बच्चे का, जो बच्चा एक गेम खेल रहा है, पाकिस्तान लेवल पे जाने का सोच रहा है। बड़ा अच्छा, जी बिल्कुल। आसिफ साहब, अब होता ये है कि या करीबी रिश्तेदार निकलते हैं या अननोन लोग निकलते हैं, तो सोशल मीडिया के यूज को बड़ा एहतियात से करना चाहिए। मे इट बी एनी केस। आसिफ साहब, क्योंकि वक्त कम है, अगर आखिरी जुमले में आप मुझे फिर से बता देंगे, तो हमने कई बार इस पर बात की है, NR3C वेबसाइट पर जाएं, इस तरह रिपोर्ट करें, उस तरह रिपोर्ट करें, एक प्रोसेस अगर क्विकली आप एलैबोरेट कर दें सुनने वालों के लिए। जी, complaint.fia.gov.pk ये हमारा पोर्टल है, इस पे कंप्लेंट कर देंगे तो अपना सिटी सिलेक्ट करके और कंप्लेंट कर देंगे तो इंशाल्लाह उस पे प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, साथ मौजूद थे आप। कंप्लेंट करनी है ये तो बताया, और कंप्लेंट जरूर करनी है, घबराना नहीं है, एहतियात उससे पहले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें अपने सिखाना है बच्चों को। जब फोन दे रहे हैं, जब बच्चों को एक्सेस दे रहे हैं सोशल मीडिया का, तो बच्चों को ये बताना है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। वज़ीर आला पंजाब ने रोज़गार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है और इस स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्ज फराहम किए जाएंगे। मर्द हों, ख़वातीन हों, ट्रांसजेंडर हों, वह स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। इसी पर बात करेंगे। खबर कितनी अच्छी है। नायाब अली ट्रांसजेंडर हैं, राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नायाब आपके वक्त का। इस खबर को आप कैसा देखती हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये खबर देखें, ये एक उम्मीद की किरण है हमारे ख्वाजा सराओं के लिए। मैं आपको बताती चलूं, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, अभी रिसेंटली मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक रिसर्च की जिसमें हमने ख्वाजा सराओं के रोजगार के जो सोर्सेज हैं, हमने उनको भी जो है वो उनको साइंटिफिक एविडेंस उसका क्रिएट किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 59% जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बेगिंग करके गुजारा करती है, और उसके अलावा जो है वो दीगर नाच गाने के पेशे से 8% लोग मुंसलिक हैं। और अगर आप बात करें कि दूसरे किस्म के जो हमारे मुआशरे में अच्छे नहीं समझे जाते, उनसे तकरीबन जो है वो 18% लोग जो है वो मुलव्वस हैं। तो किसी के पास भी डिग्निफाइड जो है वो प्रोफेशन नहीं है। तो जहाँ पे ये सूरत हाल है, तो उसी सूरत हाल में ये जो कदम उठाया जाना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे लगता है कि दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि पंजाब ही वाहिद ऐसा सूबा है जिसने ये जो अभी बजट आया, उसने सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जो है वो 4 अरब रुपए एलोकेट
किए गए, तो कि अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो है वो दिस इज रियली गुड इनिशिएटिव कि एटलीस्ट अगर जो है वो 10 ख्वाजा सराओं ने भी ये कर्जा अवेल कर लिया और वो बेगिंग, प्रोस्टिट्यूशन और डांसिंग जैसी जिंदगी से बाहर निकल आए और मुआशरे का अच्छा शहरी बन गए, तो आई थिंक जो है वो चेंज थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ जाएगा। वी आर हैप्पी ऑन दिस, लेकिन जो है वो सिर्फ अनाउंसमेंट जरूरी नहीं। एग्जैक्टली मैं यही पूछ रही थी। एक तो ये कि सिर्फ अनाउंसमेंट ज़रूरी नहीं है, अमलन होता हुआ दिखाई दे, ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे। दूसरे ये कि बात सिर्फ ये नहीं है कि कर्जा लिया जाए, बात ये है कि फिर उसके आगे भी हेल्प है, जिसमें उनको ट्रेनिंग से लेके बेहतर मौका देने से लेके और फिर उसके बाद में थोड़ा सा उनका हाथ पकड़ा भी जाए। बात इसके बगैर नामुकम्मल रहेगी। नायाब, आपको ऐसा लगता है? मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रही थी कि देखें सिर्फ जो है वो कर्जा देना जो है वो मुमकिन नहीं है। आप किस मैकेनिज्म के तहत जो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, जो कि पाकिस्तान के जो ख्वाजा सराओं के कानून के जो हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कानून है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। 18वीं तरमीम के बाद वो कानून पाकिस्तान के किसी भी सूबे में नहीं नाफिज हो सकता। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, किसी में भी ख्वाजा सराओं के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कानून नहीं मौजूद 18वीं तरमीम के बाद। तो उसमें आपके गवर्नमेंट आसानी से निकल जाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हमारी तो कोई लायबिलिटी ही नहीं है कि हम जो है वो प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाएं, हम स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, क्योंकि ख्वाजा सराओं को जिसमें ट्रेनिंग करके वो इस कर्जे को अवेल करें और वो उनके लिए एक्सेप्टेबल डिग्निफाइड मार्केट प्लेस क्रिएट कर सके कि जहाँ पे ख्वाजा सरा काम कर सके। और क्योंकि ख्वाजा सरा अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई दुकान बनाता है या कोई जो है वो किसी मार्केट में जाके बैठता है, तो उसके लिए वही डिस्क्रिमिनेटरी, वही हरासमेंट और वही सारा का सारा कुछ होगा जो कि एक आम सोसाइटी उसको देती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अनाउंसमेंट जो है वो इसके लिए अनाउंसमेंट करके आप सिर्फ ये नहीं जान अपनी छुड़ा सकते कि जो है वो कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। तो उसके बाद ज़ाहिर उस पर नज़र भी रखनी होगी कि काम दुरुस्त तरीके से हो और जो आप लोगों के कंसर्न्स हैं वो टाइम टू टाइम एड्रेस होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। नायाब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। आज कह रहे थे कि हम किस तरह इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं, और जब हम बात करें इंक्लूसिव सोसाइटी की, क्योंकि जब इंक्लूसिव सोसाइटी होती है तो माशरा तरक्की करता है। जब तरक्की की बात है, तरक्की की बात है, सॉरी एक जुमला, बिल्कुल एक जुमला, मैं ये कहना चाह रही थी कि रियासत कितना ही काम कर ले, आपका ताउन न रहा तो कुछ नहीं हो सकता। वो अच्छे से अच्छा प्लान लेकर आए और आप किसी को आगे बढ़ने का मौका ना दें कि वो ट्रांसजेंडर है या वो खातून है या ये तो हमारे साथ नहीं बैठ सकता, फिर बात नहीं बन सकती। खैर, आप कुछ पॉजिटिव करने जा रहे थे, कुछ पॉजिटिव कहने जा रहे थे। तरक्की की तरफ बढ़ना है हमें, तरक्की हमें करनी है और हम तरक्की कर रहे हैं। वज़ीरिस्तान की अगर मैं बात करूं और साउथ वज़ीरिस्तान की बात करूं तो ख्याल क्या आता है? ज़ाहिर है ख्याल आता है कि वहाँ पर पाक फ़ौज है, और पाक फ़ौज क्यों है? क्योंकि शरपसंद अनासर वहाँ पर थे, लेकिन हम कर रहे हैं उनका सफाया। ज़ाहिर ऑपरेशन है इस वक्त भी चल रहा है, बट एट द सेम टाइम हम वहाँ तरक्की के लिए क्या करें? हेल्थ फैसिलिटीज़ का क़याम हो रहा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर अब हैं और रवा माह वहाँ पर तदरीस का अमल भी शुरू हो जाएगा। खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है जनूबी वज़ीरिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक, आपको दिखाते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान अमन दुश्मनों का अहम गढ़, जहां कभी दहशतगर्दी के शोले भड़कते थे, वहां अब अमन के फूल ही फूल नजर आते हैं। पाक फौज की कुर्बानियों के नतीजे में शरपसंदी का बाब बंद हुआ तो इलाके में तरक्की के नए सफर का आगाज हो गया और कबायली अवाम अमन के समराज से मुस्तफीद होने लगे। सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए अब उन्हें शहरी इलाकों का रुख करने की नौबत नहीं आती, क्योंकि अब उन्हें सेहत की तमाम सहूलियात शोलाम अस्पताल ही में मुयसर हैं। पहले यहाँ से डेगी खान, कराची, पेशावर लोग जाते थे डायलिसिस के लिए, अब उन्होंने वापस मतलब यहाँ का स्टैंडर्ड देख के तो वो वापस हमारे पास रिपोर्ट बैक कर गए। 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, ब्लड बैंक, इंक्यूबेटर्स और डायलिसिस सेंटर समेत हर तिबी सहूलत दस्तियाब है, जिस पर मरीज भी है मुतमईन। इधर तरतीब इलाज करने वाला बहुत अच्छा है, हमारे लिए सहूलत भी अच्छा है, डॉक्टर भी हर टाइम हफ्ता इतवार का और बुध का हमारा जो डायलिसिस है हर टाइम पे डॉक्टर मिलता है।
इलाके में तिजारत के फ़रोग़ के लिए पाक फौज ने तामीर किया ज़रई पार्क। 350 एकड़ अराइजी पर मुहित इस पार्क में मौजूद हैं 168 दुकानें, 75 गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और चलगोज़ा सफाई का प्लांट। हुकूमती इक़दाम से ज़रई पैदावार को तरक्की मिली तो इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया ज़रई पार्क में मज़ीद तोसी का। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, लोगों के कारोबार के मौके बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, तो जो फैसिलिटी यहाँ पर अभी खड़ी है तो इसमें हम मज़ीद तोसी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर एक मज़ीद ब्लॉक्स बनेंगे और इंशाल्लाह इसके साथ मज़ीद रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज तालीम और नस्वा के फ़रोग़ के लिए भी है सरगर्म अमल। वाने में तालिबात के लिए स्कूल और कॉलेज की तामीर इसी सिलसिले की कड़ी है। नए तालीमी इदारे में रवा माह से तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो जाएगा। मुल्क भर में कोरोना की वबा दम तोड़ने लगी तो जनूबी वज़ीरिस्तान की अहम गुज़रगाह अंगूर अड्डा से अफगानिस्तान के साथ तिजारत भी बहाल हो गई। हुकाम के मुताबिक अंगूर अड्डा से सरहद के आर पार रोज़ाना 200 गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। दो तरफा तिजारत से अंगूर अड्डा में तिजारती सरगर्मियाँ शुरू हो गईं, ताहम मकामी लोगों ने हुकाम से मज़ीद सहूलतों की इस्तदा की है। यहाँ पे लोगों के कारोबार की वजह से यहाँ पे इस गेट पे जो बहुत सख्ती है, इस वजह से हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट किया कि लोगों को सहूलत दें और लोगों को कुछ आसानियाँ दें। जनूबी वज़ीरिस्तान में बाढ़ की तनसीब से दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है, जबकि हुकाम का मौक़िफ़ है कि शरपसंदी के इक्का दुक्का वाक़यात पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने के बाद तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है, जिससे न सिर्फ यहाँ के आवाम का मेयारी ज़िंदगी बुलंद होगा बल्कि उनको बुनियादी सहूलियात में मुयसर आएंगी। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ तारिक आफाक, समा, जनूबी वज़ीरिस्तान। तो जनाब, वज़ीरिस्तान में अमन की बहाली, पॉजिटिविटी और फिर इसके ऊपर अच्छा खासा काम किया हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक ने। तो हमने सोचा कि सिर्फ उनकी एफर्ट क्यों आपके सामने रखें, हम उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक आफाक, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाइए, सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, सेहत छोड़िए आप, ये पॉजिटिविटी, इस कदर इतना अच्छा काम हो रहा है, ये एक न्यू बिगिनिंग है। ये कितनी उम्मीद अफजा डेवलपमेंट्स हैं। आप जनूबी वज़ीरिस्तान गए, आपने देखा, मुझे थोड़ा सा ना आज जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन कल और आज दोनों का थोड़ा सा फ़र्क समझाइएगा। देखिए, कल और आज में तो बुनियादी फ़र्क यही है कि कल दहशतगर्दी थी और आज जो ना वहाँ पे अमन है। ये बुनियादी फ़र्क वहाँ पे नज़र आया। वो जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका कि जो बहुत जो ना जो दहशतगर्दों का एक अहम गढ़ तस्वर किया जाता था, और यहीं से तहरीक तालिबान ने सर भी उठाया था। दहशतगर्दी की आग जो ना उसका पहला शोला भड़का था तो इसी इलाके में भड़का था। अब वहाँ पे अल्लाह के फजल से ऐसा है कि जब से ये फौजी कार्रवाइयाँ हुई, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद से जो ना अब वहाँ पे 90-95% इलाकों में जो ना अमन कायम हो चुका है। एक तो खुसूसी तौर पर जो हमने बाढ़ लगाई अफगानिस्तान से मुल्का सरहद पर, तो उसकी वजह से दरअंदाजी के जो वाक़यात थे उसमें नुमाया कमी आ गई है। और उन दरअंदाजी के वाक़यात में कमी से ये हुआ कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुआ करते थे अब वो भी कम हो गए। इक्का दुक्का वाक़यात आज भी होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे अब यह था कि चूँकि अमन बहाल हो गया, लोगों की वापसी हो गई है, तो लोगों की वापसी के बाद वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी, वहाँ पे जो हेल्थ है, एजुकेशन है, पानी है, बिजली है और इसके अलावा जो मवासलात है, तो उसकी जो सहूलियात वहाँ पे लोगों को दी गई हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी और एक तब्दीली जो है ये नहीं था कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की वजह से जो है एक तब्दीली आ गई थी, वो जो ज़हनी तब्दीली थी वो भी बड़ी अहम थी कि वो इलाके के जहाँ पे लोग जो है ना स्कूल से नावाकिफ़ थे, वहाँ पे लोग तिबी सहूलियात से नावाकिफ़ थे, उनको पता ही नहीं था। अब वहाँ पे लोग जो ना एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं, हुकूमत से बुनियादी चीज़ों की जो उनके मुतालबा वो बुनियादी सहूलियात हैं उनके मुतालबात करते रहते हैं कि हमें वो तमाम चीज़ें दी जाएँ। यकीन जानिए, मैंने जब एक मरतबा हम गए थे तो वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि मैं उसकी शमाली वज़ीरिस्तान की बात करूँगा कि मीरान शाह के बाज़ारों के जो वो थे दुकानें थी, सब्ज़ी की दुकानों में भी आपको बम मिलते थे। सब्ज़ी की दुकानों में भी आपको खुदकुश जैकेटें वहाँ पे फ़रोख्त के लिए मिलती थी। आप अंदाज़ा कर लें, अब वहाँ पे जो ना वही वज़ीरिस्तान है, वहाँ पे जो ना आप अमन के क़याम के बाद अगर हम देखें तो तालीमी सरगर्मियाँ भी जो ना इस माह से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सहूलियात जो सेहत की है वो भी वहाँ पर लोगों को मिल रही है, और ख़ुसूसन जो मवासलाती निज़ाम की बेहतरी है। आप यकीन जानिए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वज़ीरिस्तान के जो शाराएँ हैं, जो रोड्स हैं, मेरे ख्याल से कराची और पेशावर की अगर बात करूँ तो यहाँ की जो शहरी इलाकों की सड़कें हैं उनसे बहुत अच्छी। यानी वहाँ पे तारिक साहब, अब वहाँ पर जाना आसान है, कोई भी जा सकता है?
बिल्कुल शुएब, अब देखें जाना बिल्कुल आसान है, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे वो पहले कहा जाता था कि चेक पोस्टें होती हैं जहाँ पे लोगों को रोका जाता है, शनाख्त पूछी जाती है, फिर आ जाने की इजाज़त दी। अब कैसी कोई जो ना रोक टोक, एक तो ये था कि चूँकि पहले कबायली स्टेटस था, टूरिज्म की तरफ भी ध्यान है इस बेल्ट में। मैं वही पूछना चाह रही थी, जरा ना हेल्प कीजिए लोगों को कि अगर वो उन इलाकों में जाए तो कहाँ का विजिट करे, थोड़ा क्विकली बताइए। देखें, एक तो वज़ीरिस्तान जो ना वैसे ही खूबसूरत इलाका है, वहाँ पे आप अगर रज़मक देख लें, वहाँ पे शवाल के इलाके देख लें, बिल्कुल, तो रज़मक को तो वैसे भी जो ना छोटा लंदन कहा जाता है, जहाँ पे रज़मक कैडेट कॉलेज है, अगर वहाँ पे देख लें तो वो बिल्कुल उस वक्त जो ना ये छोटा लंदन कहलाता था। तो आप अगर छोटे लंदन के साथ उसका मुआवजा किया जा रहा है, लंदन के साथ मुआवजा किया जा रहा है, तो उससे आपकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़बरदस्त। फिर शवाल का जो इलाका है मुकम्मल जो ना घने जंगलात में घिरा हुआ है, इतना खूबसूरत इलाका, तो यहाँ पे अमन के क़याम के बाद सियाहत के फ़रोग़ के लिए यकीनन यहाँ पे काम होगा। केपी गवर्नमेंट इस बारे में काफ़ी सीरियस भी है व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म। तारिक साहब थैंक यू, वक्त ज़रा कम था वरना और भी हम एक्सप्लोर करते हैं वज़ीरिस्तान, ढेर सी बातें करते हैं। इसका हल ये है कि हम कभी प्लान करें और वज़ीरिस्तान जाएँ ताकि और वहाँ से डिटेल्ड पैकेजेस, डिटेल्ड ख़बरें आपके सामने हम रखें। फ़िलहाल एक ख़बर आ रही है मेहमन से, लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे वाक़या रिपोर्ट हुआ है, तहसील ज़ियारत, तोदा गिरने से कुछ अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 18 हो गई है। मार्बल के पहाड़ में काम जारी था कि यह हादसा हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक अब भी कई लोग मलबे तले दबे हुए हैं और PDM में रेस्क्यू कामों में मसरूफ़ है। ज़िला महमद इसकी हम ये बात करें जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई और उसके बाद अब तोदा गिरने से जो जाम बहक अफराद हैं उनकी तादाद 18 हो गई है। बढ़ते हैं आगे जनाब। इस वीकेंड पर बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ कराची में। वो ये हुआ कि एक साहब हैं और वो सिखाते हैं फोटोग्राफी। अच्छा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यही पूछने वाली थी, क्या ये फ्री है? फ्री ऑफ कॉस्ट। और किरण, ये फेस्टिव वॉक के नाम से इनका इवेंट होता है। दिस वाज 7th इवेंट जो कि इस साल हुआ है कैंट स्टेशन पर। थोड़ी सी मुझे इसकी डिटेल दे ना, ये क्या मतलब हुआ इसका, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करे ना। किरण, बेहतर नहीं कि हम उन्हीं से एक्सप्लेन करवाएं जिन्होंने ये ठीक है, मैं आपकी आवाज से आवाज मिला लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले कि माइक पहुंचे हम खुद ही बता देते हैं कि ज़ाहिर पहले मेरा कहना मान लेते। सॉरी किरण, मुझे हमेशा की बात मानता हूँ, आज मैंने गलती की है, इसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बस ये किसी को मत बताइएगा। चलिए ठीक है। अच्छा किरण, जो 7 वॉक्स हैं जिसकी हम बात करें, अलादीन पार्क में हुई, पाकिस्तान चौक में हुई, लियारी में हुई, इब्राहिम हैदरी में हुई और दिस ईयर इट वाज इन कैंट स्टेशन। स्टूडेंट्स आते हैं, कोई उम्र की कैद नहीं है। 3 days a week। ये तो डिफरेंट जगह जाकर सिखाते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी ज़ाहिर है ये सिखाते हैं, लेकिन ये सेशन ये तो 1 day इवेंट होता है, ये वहाँ के हिसाब से। अदरवाइज जो मैं फेस्टिव वॉक की बात करूँ, ये 7 days, सॉरी ये जस्ट 7 वॉक्स टोटल हुई हैं। आज हमारे स्टूडियो में हो क्या रहा है? काफी कुछ हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है, बड़ी बिना बताए ज़लज़ला सा आ गया है। चलिए आमिर सैयद साहब को कहते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अब यकीन जानिए ये दूसरा घंटा है हमारा, बिल्कुल ठीक चल रहा था सब कुछ, अचानक क्या हुआ है? कभी कभी कोई गेस्ट आ गया, ये हुआ क्या है? कभी कभी कोई गेस्ट ऐसा आता है कि आप लोग इतना, उसका करिश्मा ऐसा होता है कि आप लोग भूल जाते हैं। क्या बात है, काश ये मौका हमें मिलता, हम ऐसा कहते, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता। बहरहाल वेरी गुड एफर्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ये फरमाइएगा कि रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा 4था साल है और इट्स माय 7th वॉक, दैट वाज माय 7th वॉक। और एक कोशिश है अच्छे से जानते हैं शुएब, इनको मैं सब चीज़ें भेजता रहता हूँ और ये बड़ा अच्छा रहता है कि आप जैसे लोग ऑफिशियल्स इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। 8वीं 9वीं 10वीं वॉक्स होंगी तो मुझे इससे सपोर्ट मिलेगी तो मैं आगे जाऊँगा। अच्छा आमिर, ये समझाएं कि आपकी इसमें मोटिवेशन क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है इन हालात में हम ये सोचते हैं कि जो काम भी करना ना उसके साथ एक मॉनिटरी टर्म अटैच होती है, बट आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। हाँ, वाकई मोटिवेशन भी क्या और अचीव क्या क्या करना है। देखिए, ये इनिशिएटिव मैंने लिया था, मैंने 2015 में एक वर्कशॉप अटेंड की गुलशन के एरिया में। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया जज फोटोग्राफी के लिए। तो मैं वहाँ गया हूँ, तो मैंने जाके देखा कि उन बच्चों ने बहुत कुछ अरेंज किया हुआ था और मतलब उन्होंने स्नैक्स और प्रोजेक्टर और एवरीथिंग, और इवेंट में सिर्फ 11-12 लोग आए। और वहाँ से जाने के बाद मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे शील्ड वील जो भी दी, उसके बाद वो बेचारे बैठे हुए अपनी कॉस्टिंग में इतना परेशान हुए कि वो अगली वॉक कुछ नहीं, आप अगला कुछ भी नहीं कर सके। तो मुझे बैलेंस करना है। एग्जैक्टली, मुझे बस एक गिल्ट हुआ क्योंकि मैं 14 साल से इस फील्ड में हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, फिल्म मेकर हूँ,
तो 6 साल से मैं फ़ोटो एजुकेशन कर रहा हूँ आर्ट्स काउंसिल में, अरीना मल्टीमीडिया में, UIT में, यहाँ पे मैं पढ़ाता रहा हूँ 5 सालों से। तो वहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद थी कि उसने मुझे ये एक आइडिया दिया कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको जमा करना शुरू किया। और अब यकीन कीजिए कि मेरे साथ लोग जुड़ते रहे। मेरी कल की वॉक में 91 स्टूडेंट्स थे, जिसमें सबसे जो ज़्यादा एज के हजरत थे वो 56 ईयर्स थे, ख़वातीन थी। यस, एंड वो बहुत सीनियर फोटोग्राफर हैं। और बच्चों में सबसे छोटा 12 साल का बच्चा था। तो मेरे पास वो जो मेरी फेस्टिव वॉक के नाम से मेरी एक फैमिली जुड़ती गई। मेरा इसके पीछे मंशूर, जो आपका सवाल था, सॉरी मैं गज़ल गायक लग रहा हूँ ऐसे बैठा हुआ, तो मैंने कहा भूल गया मैं। मेरा इसके पीछे मंशूर सिर्फ यही है कि वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो सीख नहीं सकते, जो वॉक में 1500-1500 रुपये दे के जा नहीं सकते, और वो लोग जो जिनको सिर्फ इंटरनेट की वजह से सीखना है और उनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती यूट्यूब पे ट्यूटोरियल से, तो क्योंकि हमने उर्दू ज़बान में इतना काम नहीं किया हुआ, तो मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ। अल्लाह मददगार है। और बस ठीक तारीफ कर डाली थी आपने अपनी। ठीक है, नाउ आई एम कन्विंस्ड। बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए बिल्कुल क्विकली, जब भी ऐसी कोई एफर्ट हमारे सामने आती है ना, तो हम सोचते हैं कि कराची की खूबसूरती इसमें कैसे बढ़ सकती है, ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये शायद भूल गया था अपने इसमें, बराबर हो गया। मैंने बेसिकली प्लीज मैंने बेसिकली सोचा यही था जब वो इनिशिएटिव लिया था फेस्टिव वॉक का बाय आमिर सैयद। उसमें मैंने ये सोचा था कि मैं उन जगहों पे लोगों को लेके जाऊं जहाँ पे लोग नहीं जाते। अब जैसे मैं आपसे अभी पूछूं किरण या शुएब के चलें ज़ू चलते हैं, तो आप बोलेंगे ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। मैंने कहा कि मैं कराची का मैं साथ ये दूं कि मैं कराची के उन अबंडेंट एरियाज़, वो एरियाज़ जहाँ पे लोग नहीं जाते, वहाँ पे लोगों को लेके जाऊँ। तो ज़ू लेके गया। मेरे पास वो बर्गर्स एक तबका ख़ास कि हम तो ज़ू, माय गॉड, हम तो ज़ू नहीं जाते। वो ज़ू आए तो पता चला। और वहाँ एक कौन सा महल है, अब मैं उसका नाम भूल गया, अमेजिंग। फिर उसके बाद मैं लियारी लेके गया उन सारे स्टूडेंट्स को। हैदराबाद कॉलोनी लेके गए थे? हैदराबाद कॉलोनी इन लियारी एक्सप्लोर कीजिए, ये यहीं PIB के पास में हमने ताज़ा किए। अनाउंसिंग 8th वॉक। वो है तो ज़्यादातर पकवान सेंटर्स, लेकिन जो आपको दक्कन का मज़ा वहाँ पर मिलेगा, मिर्ची वाला सालन और वो वाली बिरयानी, एक चक्कर लगाइए और दूसरे में दूसरी प्लेट जरूर पाइए। आज ही जाना पड़ेगा। हम ज़ू गए सबसे पहले, उसके बाद हम गए पाकिस्तान चौक, फिर हम गए अलादीन पार्क। अलादीन पार्क जाने से भी लोग घबराते हैं, इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं वहाँ पे, इतनी खूबसूरत जगह है। उसके बाद हम गए लियारी, फिर मैं इब्राहिम हैदरी लेके गया। जब मैं इब्राहिम हैदरी लेके जा रहा था तो लोग डर रहे थे, मैं भी डर रहा था कि पता नहीं मैं वापस आऊँगा कि नहीं, लेकिन वहाँ के लोग, आप यकीन कीजिए कि इतना बड़ा दिल है उन लोगों का, माशाल्लाह। इतना बड़ा दिल है। कल्चर आप एक्सप्लोर करें, माशाल्लाह सिखा रहे हैं। सॉरी आमिर भाई, वक्त बड़ा कम, बिल्कुल कोई मसला बड़ा कम था, लेकिन आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। 7th वॉक थी ये, आगे टॉक्स होंगी। जो सीखना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पे आ जाएं पेज पे मेरे, ताकि अगली वॉक का आपको पता चलता रहे। थैंक यू आमिर भाई। वक्त हो गया जनाब खत्म, आपसे करेंगे मुलाकात कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाहर जाएं तो जरा मास्क लगा कर जाएं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।